नमस्कार। आप सभी दर्शकों का नीलम चंद्रा जी के पेज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम नीलम चंद्रा जी की काव्य संग्रह मोह से बंधी मैं पुस्तक के विमोचन में उपस्थित हुए हैं और आज हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री संजीव जायसवाल जी उपस्थित हैं, श्री जितेंद्र दीक्षित जी उपस्थित हैं और नीलम चंद्रा स्वयं अपने पेज पर हमारे साथ आज मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत। नीलम जी से आप सब भली भांति परिचित हैं, पर आज मैं उनका फिर से आप सबके सामने परिचय देना चाहूँगी और उनकी किताब मोह के बंधन के विमोचन में हम हैं आज जो उपस्थित हुए हैं। हमारे और भी अतिथि हैं जो अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। तो नीलम चंद्रा जी के बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं, रोज उनको सुनते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं। एक बहुत प्रतिष्ठित लेखिका हैं, एक इंजीनियर हैं और अभी मुंबई में कार्यरत हैं। कविताएं और कहानियां लिखना आपका शौक है। आपकी 2000 से अधिक रचनाएं विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके 5 उपन्यास, एक उपन्यासिका, 8 कहानी संग्रह और 38 से ज़्यादा काव्य संग्रह व 14 बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है, जैसे अमेरिकन एम्बेसी द्वारा आयोजित काव्य प्रतियोगिता में गुलजार जी के द्वारा पुरस्कार इनको मिला हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय काव्य पुरस्कार 2014, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा सोहनलाल द्विवेदी पुरस्कार, रेल मंत्रालय द्वारा प्रेमचंद्र पुरस्कार, चिल्ड्रन ट्रस्ट द्वारा पुरस्कार, पोइट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा काव्य प्रतियोगिता 2017 में द्वितीय पुरस्कार, ह्यूमैनिटी अंतर्राष्ट्रीय विमेन अचीवर पुरस्कार 2018, भारत निर्माण लिटरेरी पुरस्कार इत्यादि। इनके द्वारा लिखे गीत मेरे साजन सुन सुन को रेडियो सिटी द्वारा फ्रीडम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो बहुत बहुत स्वागत है नीलम जी। आपके बारे में पढ़कर सुनकर हम सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हम आपको जानते हैं। और टिकम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत टिकम जी। तो अब हम आगे बढ़े इसके पहले हमारे अब चूंकि सभी अतिथि आ चुके हैं, तो मैं सबसे पहले आग्रह करूंगी कि पुस्तक विमोचन हो जाए। तो मुझे आशा है कि आप सभी के पास किताब होगी, मोह से बंधी मैं, नीलम चंद्रा जी द्वारा लिखित। तो कृपया कैमरे के सामने लाएं और हम इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन करें। बहुत खूबसूरत कवर पेज है, नीलम के रंग का ही है और इसमें नीलम सी ही अनमोल एक से एक कविताएं हैं। जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इन कविताओं में कितनी परिपक्वता है, कि सोच में कितना इसमें मैच्योरिटी आ चुकी है। इनकी कविताओं में भाषा कितनी अच्छी है, सरल है, प्रवाह युक्त है और सभी कविताएं एक से एक है। आप चाहेंगे कि एक सांस में आप पूरी किताब पढ़ जाएं। तो सबसे पहले मैं नीलम जी से जानना चाहूंगी इस किताब के बारे में, क्या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी अपनी स्मृतियाँ और कैसे ये किताब इस मूल रूप में आई। जी नीलम जी। देखिए रेणु जी, होता ऐसा है कि जब भी कोई मुश्किल समय होता है, जैसे कोविड काल था हमारे लिए जो हमने देखा, या वॉर टाइम होता है, या कुछ भी इस तरह की स्थितियां होती हैं, तब सबसे ज्यादा आदमी लिखता है। कोई भी परेशानियां होती है या कोई भी खुशी होती है तो सबसे ज्यादा आदमी लिखता है। तो इसकी भी ज्यादातर कविताएं मैंने कोविड काल में ही लिखी थी और जो है तब कुछ आदमी ज्यादा फिलोसॉफिकल हो जाता है, तो मैं कुछ ज्यादा फिलोसॉफिकल हो गई थी ऐसा मुझे लग रहा है। और जो है बस जो निकली कविता है वो लिखती गई और ये काव्य संग्रह आपके सामने है। इस काव्य संग्रह का कवर पेज मेरी भतीजी है तविशी, उसने डिजाइन किया है, जो कि 13 साल की है और इसको AKS पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश किया है। और बाकी तो बस आप सबका आशीर्वाद है
जो तो ये पुस्तक आपके सामने है। तो इसमें से एक हम आगे बढ़े और अपने अतिथियों को बुलाए से पहले कविता सुना दें, इस किताब का परिचय हो जाए। किसी भी किताब का परिचय उसमें संकलित लेख या कविताएं ही होती हैं। तो हमने इसका मुख्य पृष्ठ देखा, कितना सुंदर है। और 13 साल की भतीजी आपकी तरह ही टैलेंटेड है, जिसने इतना सुंदर कवर पेज बनाया है और ये बहुत अच्छे से डिपिक्ट करता है इस किताब को। जी, क्या सुना रही हैं आज? मैं 2 कविताएं सुनाऊंगी। पहले तो बिल्कुल। पुस्तक से जो वास्ता रखती है ऐसी एक कविता सुनाऊंगी। कई हैं ऐसी कविताएं, पर एक ऐसी ही सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है बंजारन। बंजारन हूं मैं, युगों युगों की बंजारन। बंजारन हूं मैं, युगों युगों की बंजारन। लेती जाती हूँ जन्म पर जन्म, कभी इस गांव, कभी उस शहर, कभी इस नदी में अक्स देखती हूँ, कभी उस नदी की लहरें गिनती हूँ। कभी मरुभूमि पर तपती हूँ, कभी समंदर किनारे विचरती हूँ, कभी पहाड़ों पर तपस्या करती हूँ। बंजारन हूं मैं, युगों युगों की बंजारन। न जाने क्या तलाश है, न जाने क्या खोज रही है मेरी आंखें, न जाने दिल में क्या तलब है, न जाने जिगर को क्या आरजू है, न जाने जहन को क्या जुस्तजू है, न जाने कदमों की क्या ख्वाहिश है, न जाने रूह में क्या बेचैनी है। नहीं जानती ये भी कि कौन हूं मैं, बस बंजारन हूं मैं, युगों युगों की बंजारन। ऐ खुदा, शायद ये तुझसे ही मिलने की आरजू है, पर ये इतनी छोटी सी चाहत क्यों तड़पाती है मुझे, क्यों कराती है मुझसे ये अनजाना सफर। अब तो मिट जाने दे मेरी हस्ती, घुल जाने दे मुझे तुझ में, कि एक हो जाए मैं और तू। तो ये थी मेरी कविता बंजारन। बहुत बढ़िया कविता लिखी है आपने नीलम, और ये मुझे बहुत पसंद आई थी। ये कविता मेरी फेवरेट है, आपकी सभी कविताओं में से एक है। जो एक तो मुझे इसलिए ये बहुत अच्छी लगी क्योंकि बंजारन जैसी, मतलब युगों युगों से, जन्मों जन्मों से तो हम हैं ही, इस जन्म में भी बंजारन वाला ही जिंदगी रुचि है। हम कि लोग की कभी इस नौकरी शहर, कभी बंजारन उस वाली ही है। शहर, कभी समंदर किनारे, कभी पहाड़ के ऊपर और कभी रेगिस्तान। तो और अब आते आते इतना ही सोच हो गई है कि अब बस उसी की चाह है, उसी की खोज है कि ईश्वर से कब मिलन हो, और कुछ सब बातें अब मायने भी नहीं रखती हैं। तो बहुत अच्छी लगी थी मुझे ये कविता और बहुत मैंने इससे रिलेट किया था। बहुत धन्यवाद इस कविता को चुनने के लिए और हम सबके समक्ष इसको पढ़ने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बुलाना चाहेंगे सबसे पहले टीकम शेखावत जी को। टीकम शेखावत टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद क्षेत्र के लिए हेड एचआर हैं। वह एक बहुमुखी मीडिया कर्मी, मॉडरेटर, अनुवादक, लघु फिल्म निर्माता, फिल्म समीक्षक और दिल से कवि हैं। वह समकालीन प्रगतिशील न्यूज बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने समकालीन हिंदी कविता और समकालीन कविता के अंग्रेजी, हिंदी और मराठी भाषाओं में अनुवाद में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने समकालीन कवियों की कविताओं का मराठी, हिंदी, अंग्रेजी में अनुवाद करके साहित्य में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसमें उदय प्रकाश, नागराज मनुले, लोकनाथ यशवंत, विजय चोरमारे, मनोहर जाधव और अन्य की कविताएं शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत है टीकम जी, आपसे ये दोबारा हमारे साथ मिलना हो रहा है। पिछली बार आप आए थे और हमने आपके साथ टॉक किया था और बहुत कुछ आपके बारे में जाना था। हमेशा ही अच्छा लगता है आपके बारे में सुनकर, जानकर। अभी हम जानेंगे कि आपके विचार क्या हैं इस किताब के बारे में, मोह से बंधी मैं। जी, जरूर स्वागत है। मैडम। सबसे पहले तो पिछली बार भी जो मुलाकात हुई थी वो नीलम जी के माध्यम से ही हुई थी, जी। उन्हीं की किताब के विमोचन के सिलसिले में। तो अच्छा। इससे पहले मैं नीलम जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां
कि क्योंकि उनका जो सफर है कविताओं का, कथाओं का, वो हर महीने, हर साल एक अच्छी रफ्तार के साथ वो आगे बढ़ता जा रहा है, और जो उनका वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। आमतौर पे अगर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वाली कविताओं को हटा दे तो मैंने कविताओं में दो लोग देखे हैं। एक वो लोग जो अक्सर कहते हैं कि भाई हमें उस माहौल से गुजरना होगा, उस दुख को सहना होगा, तब हम उस बात को लिख पाते हैं। लेकिन नीलम जी उससे अलग है। नीलम जी से आप एज ए व्यक्ति भी कभी मिलते हैं, या उनकी कोई भी आप किताब पढ़िए, कथाओं को पढ़िए, आप कविताओं को पढ़िए। इस किताब में भी कई सारी चीजें, जैसे फासला कविता है या बंजारन की उन्होंने भी बात की। नीलम जी के शब्दों में एक पॉजिटिविटी है, नीलम जी के शब्दों में सकारात्मकता है। नीलम जी की किताब आपको रोने पर, आंसू बहाने पर मजबूर नहीं करती, और मुझे मेरे ख्याल से मानवीय जिंदगी का ये पहलू बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि फिल्में ये कर रही हैं, ऑलरेडी इंसान इतने स्ट्रेस में आज के माहौल में जी रहा है, तो उसमें सकारात्मकता बने रहना। और खास करके इसका एक छोटा सा उदाहरण है, हम में से काफी लोग नौकरी वाले, नीलम जी भी कह भी रही थी, और रात के 9 बजे देखिए हम कविता के कार्यक्रम पर बात कर रहे हैं, और सभी के यहाँ पर जितने सभी साथी हैं, सभी के चेहरे पे मुस्कान है, इंक्लूडिंग हमारे एंकर रेणु जी। तो ये जो चीज है, ये केवल पॉजिटिव कविता या सकारात्मक कविताओं के माध्यम से ही संभव है जो नीलम जी कर रही है। सो वंस अगेन मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत सारी शुभकामनाएं। दो तीन छोटी छोटी बातें किताब को लेके। एक बहुत अच्छी किताब है। आमतौर पे जो कविताओं की किताब मार्केट में आ रही है या बाजार में आ रही है, उससे थोड़ा सा हटकर आपने कुछ नया करने की कोशिश की है। बहुत सारी अच्छी अच्छी छवियां आपने इसमें जोड़ी है, जो आमतौर पे कवि अक्सर नहीं करते हैं, और इसमें खुद की भी छवियां हैं और आपने बाहर की भी छवियां ली है। इससे मैं कहूंगा ये मोह जो शब्द है, आपके किताब का जो शीर्षक है मोह, इस तरीके से आपने अपने शब्दों को और ज्यादा स्ट्रांगली मोह लिया है। तो एक तो ये बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, जैसा कि मैं पहले एक बार कह चुका हूं, भले ही कहीं फासला नाम की कविता हो, कहीं मौत नाम की कविता हो, लेकिन जिस तरीके से आपने प्रस्तुत किया है उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मकता झलकती है। और मनुष्य के भीतर मनुष्यता की जिजीविषा रहने देने के लिए सकारात्मकता होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूं। और एक छोटी सी कविता अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ना चाहूंगा रेणु जी। जी जी बिल्कुल, स्वागत है। मेरी वैसे तो काफी सारी पसंदीदा कविताएं इसमें बंजारन है, फासला है, लेकिन मैं आज पढ़ना चाहूंगा ख्वाब और तुम, क्योंकि ये जो शीर्षक है, मैं भले ही 40 का हो गया हूं, लेकिन ये मुझे 20 साल पहले लेके जाता है। तो इस कविता को पढ़ते हुए, ख्वाबों की कहाँ कोई बंदिश होती है, ख्वाबों की कहाँ कोई बंदिश होती है, वो तो एक मस्ताने गुब्बारे की तरह आसमान में उड़ते रहते हैं। कभी तारों में घूमते हैं, कभी चांद को गले लगाते हैं, और कभी उफक के उस पार लहराते हुए पहुंच जाते हैं। गुब्बारे को तो फिर भी कभी कोई परिंदा चोंच मारकर फोड़ देता है। ख्वाबों को भला कोई कहाँ तोड़ पाया है, ख्वाबों को भला कोई कहाँ तोड़ पाया है। अगर माहौल ठीक न हो तो ख्वाबों को कुछ दिनों के लिए तय करके दिल की अलमारी में सहज रख देना होता है, पर फिर सही मौसम देखकर ख्वाबों को तितलियों सा फिर से उड़ने दिया जा सकता है। सुनो, तुम भी तो एक ख्वाब हो, सुनो, तुम भी तो एक ख्वाब हो, तुम ना कभी थकना, तुम ना कभी रुकना, ऊंचे और ऊंचे उड़ते ही रहना, ऊंचे और ऊंचे उड़ते ही रहना। गर उफक को छू लो तो उसे ऊपर धकेल देना, ताकि तुम बढ़ती ही रहो, ताकि तुम बढ़ती ही रहो। अगर तुम कभी रुकी तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगी, आखिर रुक जाना यह तो कायरों का काम हुआ ना, आखिर रुक जाना यह तो कायरों का काम हुआ ना। तो इस तरीके की पॉजिटिविटी के साथ इस कविता का समापन किया नीलम जी ने। बहुत अच्छी कविता लगी मुझे, प्रस्तुति कैसे रही पता नहीं, लेकिन नीलम जी मजा आ गया इस कविता को पढ़कर और इस कविता को एहसास करके। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा टिकम जी आपने। जी नीलम बोले।
नहीं, मैं यही कह रही थी कि आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी और ये कविता मैंने मेरी बेटी के लिए लिखी थी कि मैं चाहती थी कि वो अपने ख्वाब देखती रहे, उड़ती रहे, तो बस इसका वही वास्ता है। बहुत अच्छी कविता थी आपने चुनी और आपने बहुत अच्छा पॉइंट भी पकड़ा कि इनकी सभी कविताओं में पॉजिटिविटी होती रहे, चाहे ये किसी भी परिस्थिति में रह रही हो, कितनी भी कठिनाइयों से जूझ रही हो, लेकिन हर कविता इनकी पॉजिटिविटी से भरी होती है। और ये भी कि अगर आप इनसे मिले, कभी इनसे बात करें, तो उससे भी आपको बहुत ताकत मिलती है। मेरी तो ये प्रेरणा स्रोत है ही हमेशा से। और लेकिन आपने उसको पहचाना और पॉइंट आउट किया, आपकी भी एक तारीफ करनी पड़ेगी। और बहुत अच्छी कविता आपने चुनी जो उसको बिल्कुल लक्षित करती थी, इनकी इस पॉइंट को और इनकी इस क्वालिटी को, और बहुत अच्छे से आपने पढ़ा भी। जब कुछ आप लाइन पे की, अगर तुम रुकी तो मैं रूठ जाऊंगी, मैंने वहां से मैं समझ लिया कि इन्होंने ये सिमरन के लिए लिखी है। फिर मैंने सोचा कि शायद मैंने ऐसे ही सोच लिया हो, ये तो खुद के लिए भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने बता दिया कि मैंने बेटी के लिए लिखी थी, तो मैंने बहुत सही पहचाना। तो हम आगे बढ़ते हैं अब, और अब हम बुलाना चाहेंगे जितेंद्र दीक्षित जी के लिए। जितेंद्र दीक्षित जी एक अनुभवी पत्रकार एवं लेखक हैं, जिन्होंने इंडिया टुडे और एबीपी नेटवर्क जैसे समूहों के साथ काम किया है। उनका 2.5 दशक से अधिक का प्रतिष्ठित कैरियर रहा है। वह अपने पूरे कार्यकाल के दौरान भारत के विशाल विस्तार का भ्रमण किया और कई अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों की यात्रा की। वह अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में 6 पुस्तकों के लेखक हैं। उनकी नवीनतम नॉन फिक्शन पुस्तक बॉम्बे आफ्टर अयोध्या हाल ही में रिलीज हुई। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, बॉम्बे आफ्टर अयोध्या। आज तो हम मोह से बंधन में बात करने पे आए, पर मेरी इस किताब के प्रति भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि ये किस बारे में है। तो अभी तो फिलहाल हम जानना चाहेंगे जितेंद्र जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और आप आपसे चाहेंगे कि अपने आप विचार प्रकट करें इस किताब के बारे में, नीलम चंद्रा जी की मोह से बंधन में। धन्यवाद नीलम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस नई पुस्तक के लिए। और कुछ दिनों पहले ही पुस्तक की प्रति मुझे प्राप्त हुई और मैंने इसमें कई सारी कविताएं पढ़ी। मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैंने भी कवि बनने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ये कन्फेस करता हूं कि मैं एक असफल कवि रहा हूं। दरअसल मैंने 8वीं कक्षा से ही लिखना शुरू कर दिया था। बालहंस नाम की एक पत्रिका आती थी बच्चों की, तो उसमें मैं कहानियां और लेख भेजा करता था और कविताएं भी लिखता था। तो मेरी कविताएं, कहानियां और लेख तो सारे पब्लिश हो जाते थे, लेकिन कविताएं सीधे वापस आ जाती थी, वो कभी नहीं छप पाई जो है। तो उसके बाद मैंने कविताएं लिखना ही छोड़ दिया। मैंने कहा कि कविता जो है उसको प्रकाशित ही नहीं हो पा रही, तो मैं मान बैठा कि भाई मैं तो एक फील्ड कवि हूँ। और फिर कभी कविताओं की तरफ मेरा उसके बाद आगे मेरा झुकाव भी, ना कविता पढ़ने की तरफ मन लगा, ना कविता लिखने की तरफ मन लगा। लेकिन आज कई सालों बाद जो है, मोह से बंधी मैं के बहाने मैंने फिर से एक बार कविता वाचन किया, कविताएं मैंने पढ़ी और बहुत अच्छा लगा। और फिर से एक बार प्रेरणा मिली कि सेकेंड ट्राई भी देना चाहिए कविताएं लिखने का। उसके बाद मैंने जो है गद्य लेखन तो काफी किया। मेरी 6 किताबें आ चुकी हैं, 4 अंग्रेजी में, 2 हिंदी में, तो और सफल भी रही। लेकिन कविताओं पर फिर मैंने कभी हाथ नहीं आजमाया था। तो अब ये पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मैं फिर से एक बार कोशिश कर सकता हूँ। हो सकता है कि शायद अब कवि जैसे कुछ गुण मेरे में आ जाएं और इस बार शायद सफलता मिले। मुझे कई सारी कविताएं इस किताब की अच्छी लगी, लेकिन एक कविता है जिसका शीर्षक है विस्फोट। तो विस्फोट ये जो शब्द है, ये टाइटल है आपकी कविता का, लेकिन विस्फोट से मेरा एक दूसरे तरह का भी नाता रहा है इस शब्द के साथ में। मैं अपने करियर के कई साल जो है क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ और कई सारे विस्फोट मैंने जो मुंबई शहर में हुए तो मैंने कवर किए। 12 मार्च 1993 के जो सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, तो उनका मुकदमा मैंने कवर किया था जो टाडा कोर्ट में चला। फिर उसके बाद ट्रेन ब्लास्ट हुए और 26/11 का जो हमला हुआ, ये तमाम जो गेटवे ऑफ इंडिया जवेरी बाजार में जो ब्लास्ट हुए थे, तो ये तमाम विस्फोट जो है, तो जब मैं इंडेक्स पढ़ रहा था तो ये इस शब्द को देखकर मैंने कहा कि ये विस्फोट क्या है। जरा सीधे मैं इसी कविता पर सबसे पहले आया
और मैंने उसको पढ़ा, पढ़कर ये कविता बड़ी ही प्यारी लगी, तो मैं इस मौके पर सुनाना चाहता हूँ। सरल सौम्य सहज सुगम, इन भावों से तुम अक्सर जानी जाती हो, पर तुम इतनी आसान भी नहीं हो। ए कविता, तुम तो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी हो, तुम सारे दर्द अपने सीने में समेटती जा रही हो, और धीरे धीरे वो दर्द लावा में परिवर्तित होते जा रहे हैं। तुम ऊपर से ही नम्र हो, अंदर से जल रही हो, तप रही हो। जानती हूं मैं कि एक ना एक दिन माउंट सेंट हेलेनेस की तरह तुम भी फूटोगी, और तब आएगी एक भयंकर प्रलय। तुम खाक कर दोगी ना जाने कितने शहर, तिनका तिनका होकर बिखर जाएंगे ना जाने कितने ही घर, और भस्म हो जाएंगे ना जाने कितने इंसान तुम्हारे प्रकोप से। सुनो, रो लेना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उन बहते आंसुओं के साथ धीरे धीरे गम बहता रहता है, और विस्फोट नहीं हो पाता, नहीं होने पाता। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही दिल को छूने वाली ये कविता है। और जैसा कि टीकम जी ने कहा कि इनकी हर कविता जो है कोई सकारात्मक संदेश देती है, तो आप ये देखिए कि विस्फोट वैसे सुनने में बड़ा नेगेटिव शब्द है, और जब आप कविता की शुरुआत भी करते हैं और जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो लगता है कि ये नकारात्मक भाव पैदा कर रही है, लेकिन उसका अंत देखिए किस खूबसूरती के साथ नीलम जी ने उसको बड़े ही सकारात्मक तरीके से उसको समाप्त किया और एक सकारात्मक संदेश देते हुए दिया है, और साथ में आंसुओं को और रोने को भी उन्होंने सकारात्मकता से जुड़ा है। और जहां तक ये विस्फोट, इसका जो संदेश है कि अंग्रेजी में कहते हैं जब पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, अगर कोई चीज अच्छी या बुरी एक साथ इकट्ठा होते जाती है, साल दर साल, वक्त दर वक्त जो है एक साथ जमा होती जाती है, तो उसमें एक तरह की शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है जो कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकती है। तो इसके जरिए, इस कविता के जरिए उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया है, और ये एक बहुत ही अहम संदेश है जो मैं समझता हूँ। तो नीलम जी, फिर से आपको एक बार बधाई इस शानदार कविता संग्रह के लिए। इसी तरह से लिखती रहे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। रितु मैडम, आप इजाजत दे तो मैं एक बात कहूँ जितेंद्र भाई ने जो कहा उस बात को लेकर। जी बिल्कुल। एक सकारात्मकता और है जितेंद्र जी, वो ये कि आपने इस कार्यक्रम में ये अनाउंस किया है कि अब आप कविता लिखेंगे, तो अगला आपका जो कविता संग्रह आ रहा है ये भी नीलम जी के कारण एक उनकी पॉजिटिविटी, उनकी सकारात्मकता का एक परिचय है कि आपका कविता संग्रह जल्दी आ रहा है। और वो संकलन आएगा तो मैं तो हुई लॉन्च के लिए। एडवांस के कवि को जागरूक कर दिया है। और आपको वैसे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जितेंद्र जी, जो जिनकी कविताएं अगर प्रकाशित नहीं होती तो वो अपनी खुद ही किताब बना के प्रकाशित करवा लेते हैं, हार नहीं मानते। तो आप भी हार नहीं मानिए, और किताब तो पब्लिश हो जाएगी आपकी, लिखना शुरू करिए और हमें इंतजार रहेगा कि आपकी किताब कब आती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आज अब हम आमंत्रित करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं बहुत हमारे जो प्रतिष्ठित लेखक जी श्री संजीव जायसवाल जी। आप RDSO से रिटायर्ड डायरेक्टर हैं और अब लेखन की दुनिया में बहुत चमकते हुए सितारे हैं। आपके 20 कहानी संग्रह, 13 उपन्यास, 3 व्यंग्य संग्रह, 32 चित्र कथाएं और प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में करीब 1150 से अधिक कहानियां और व्यंग्य प्रकाशित हो चुके हैं। आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख पुरस्कारों का नाम इन्होंने इसमें दिया है, वो भी 10 से ज़्यादा हैं। तो फिर भी मैं पढ़ना चाहूँगी कुछ पुरस्कारों को जो जिससे संजीव जी ने प्राप्त किया है। भारत सरकार का प्रतिष्ठित भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार रिकॉर्ड 2 बार, 2005 और 2010 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सूर्य पुरस्कार वर्ष 2005, पंडित सोहनलाल द्विवेदी पुरस्कार 2010 तथा अमृतलाल नागर कथा सम्मान 2013 में आपको मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का 2 लाख रुपए का बाल साहित्य भारती पुरस्कार 2018 में आपको प्राप्त हुआ। रेल मंत्रालय द्वारा प्रेमचंद्र पुरस्कार, शब्द निष्ठा सम्मान, CBT द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय लेखन प्रतियोगिता में 2016 में भारत वैज्ञानिक उपन्यास रिचसन के एलियन को प्रथम पुरस्कार मिला। अखिल भारतीय स्तर की कई कहानियां प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार प्राप्त की।
यूनिसेफ और सीबीटी द्वारा कई रचनाएं प्रकाशित और सम्मानित हुई। रेडियो एवं टीवी पर कई कहानियां, नाटक एवं भेंट वार्ताएं प्रसारित हो चुकी हैं और कई अन्य संस्थाओं द्वारा आप सम्मानित किए जा चुके हैं। आपके 5 किताबों का अनुवाद हुआ है, जिसमें उपन्यास होगी जीत हमारी का भारत सरकार द्वारा 15 भाषाओं में प्रकाशन हुआ है। चित्रकथा वह हंस दिया का विश्व की 149 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा सर, एक बार इसको चेक करिएगा। पुस्तक चंदा गिनती भूल गया का 14 भाषाओं में प्रकाशन हुआ है। पुस्तक सूरज की गुस्सा, चंदा मामा और टूटा पंख का 10 भाषाओं में प्रकाशन हुआ है। उपन्यास डूबा हुआ किला का 4 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। हाँ सर, पढ़ के ही बहुत गर्व महसूस होता है कि आप जैसी हस्ती को हम जानते हैं और आज आप हमारे समक्ष उपस्थित हैं। जी सर, हम आपको आमंत्रित करते हैं। मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। जब मैंने प्रोफेशनली लिखना शुरू किया था तो मुझे पता नहीं था कि प्रकाशन कैसे होता है और कहाँ भेजी जाती हैं कहानियां या कविताएं। तो मैं जयसवाल जी से ही इसका गाइडेंस लिया करती थी। वाह, तो मतलब आपके भी गुरु आज बैठे हुए हैं। आपके भी गुरु को प्रणाम। सर, अब आप अपनी शिष्या के बारे में कुछ बताएं, उनकी किताब मुंह से बनी मैं के बारे में। धन्यवाद रेणु जी। सबसे पहले तो आप अपनी बेटी की सफलता की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिएगा। और आपकी विदेश यात्रा की हम लोगों ने फोटोग्राफ देखे और मंच पे आसीन टीकम जी, जितेंद्र जी, आदरणीय नीलम जी और इस कार्यक्रम से सभी जुड़े हुए सभी श्रोताओं को मेरे नमस्कार। नीलम जी को इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वास्तव में मैं नीलम जी की लेखन यात्रा का, संपूर्ण लेखन यात्रा का साक्षी भी रहा हूं, सहयात्री भी रहा हूं। मैंने इनके प्रारंभिक दौर के बाल साहित्य को पढ़ा है, इनके कथाकार के रूप को देखा है, उपन्यासकार के रूप में देखा और एक कवित्री के रूप में देखा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में गिने चुने चंद साहित्यकार ऐसे होंगे जो साहित्य की सारी विधाओं में काम करते हैं और उसमें से नीलम चंद्रा जी एक हैं। ये सभी विधाओं में न केवल कार्य करती हैं बल्कि उत्कृष्ट सृजन करती हैं और हम सबको गर्व है कि आज हम लोग उनकी इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीलम जी एक अभियंता हैं, तो अभियंता शब्द दिमाग में आते ही अंतर्मन में चित्र उभरता है कि कल पुर्जों से खेलना ही उनका प्रारब्ध होगा। लेकिन मुझे लगता है कि उनके अंदर एक बच्चा जीवित है, वात्सल्य है, कोमल भावनाएं हैं और उनका यह बचपन, उनका यह वात्सल्य, उनकी कोमल भावनाएं ही उन्हें एक गंभीर रचनाकार के रूप में स्थापित करती हैं। मैंने देखा कि जब लोग शिखर पे पहुंच जाते हैं या शिखर के करीब होते हैं तो उनमें दो तरीके के परिवर्तन होते हैं। कुछ लोगों में अहंकार आ जाता है और कुछ लोग सूफी से हो जाते हैं, सूफियाना अंदाज में आ जाते हैं, रूहानी बातें करने लगते हैं। नीलम जी उन्हीं में से एक है। इस पुस्तक की कविताओं को पढ़िए तो मुझे लगता है कम से कम 5 या 6 कविताओं में इन्होंने रूह का जिक्र किया है और जो कविता इन्होंने पढ़ी है बंजारन, वो भी सूफियाना अंदाज में ही है। अगर अंतिम लाइन उसके देखें तो कहती हैं, मिट जाने दे मेरी हस्ती, घुल जाने दे मुझे तुझमें कि एक हो जाए मैं और तू एक खुदा। पहली कविता मोह से बंधी मैं, इसमें भी इनका सूफियाना अंदाज है और ये कहती हैं, न जाने कब खत्म होंगे यह मोह, न जाने कब बंद कर पाऊंगी इन लम्हों से मोहब्बत करना, न जाने कब आऊंगी पास तेरे ए खुदा। तो ये सूफियाना अंदाज इस बात का द्योतक है कि नीलम जी शिखर तक पहुंच चुकी हैं।
और हमें विश्वास है कि उनकी रचनाओं की उत्कृष्टता, शैली की प्रखरता इसी तरीके से बनी रहेगी। इस संग्रह में कुल 50 कविताएं हैं। उसमें से किसी एक कविता को चुनना बहुत मुश्किल कार्य है। कई कविताओं ने प्रभावित किया, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए एक ही कविता सुनानी है। तो मुझे लखनऊ की एक कवियत्री की याद आती है। उनकी एक कविता बहुत चर्चित हुई थी, रावण जैसा भाई चाहिए। वो उन्होंने सुपनखा का प्रतिनिधित्व करते हुए कविता लिखी थी कि उसके भाई ने अपने बहन के सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। तो इसी तरीके से इस संग्रह की एक कविता है, मैं काली नहीं हूं मां। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया, विशेषकर इसलिए कि यह देश की क्या दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। देश हो या विदेश हो, शहर हो या गांव हो, हर जगह यह कविता सामयिक होगी और सच्चाई के करीब है बिल्कुल। इसको पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हुए कि एक स्त्री को, एक कन्या को किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, ये दूसरे लोग सोच नहीं सकते हैं। जाके पावन फटी बेवैस हो क्या जाने पीर पर आई। तो किसी नारी की ही लेखनी से ऐसी श्रेष्ठ कविता दर्द भरी निकल सकती है। मैं इसको पढ़ रहा हूं। मैं काली नहीं हूं मां। मां, सुना है मां, कल किसी ने एक बार फिर यह कहकर मुझसे रिश्ता ठुकरा दिया कि मैं काली हूं। मां, मैं काली नहीं हूं। कल जब मैं बाजार जा रही थी, चौक पर जो मवाली खड़े रहते हैं ना, उन्होंने मुझे देखकर सीटी बजाई थी और बहुत कुछ गंदा गंदा बोला था, जिसे मैंने हरदम की तरह नजरअंदाज कर दिया था। काले तो वो लोग हैं मां। मां, मैं काली नहीं हूं मां। उस दिन जब मेरे बॉस ने चश्मे के नीचे से घूर कर कहा था, प्रमोशन के लिए और कुछ भी करना होता है, मैं तो डर ही गई थी मां। काला तो मेरा बॉस था मां। मां, मैं काली नहीं हूं मां। अब देखें कितनी सच्चाई है और कितनी वेदना छिपी है इन शब्दों में। अभी कल टेलीविजन पर खबर सुनी, एक औरत के साथ कुकर्म पर उसे जला दिया गया। एक औरत के साथ कुकर्म कर उसे जला दिया गया। मां, यह कैसा न्याय है मां। मैं काली नहीं हूं मां। अंतिम है, यह कैसा देश है मां, जहां बुरे काम करने से कुछ नहीं होता और चमड़ी के रंग पर लड़की को काली कहा जाता है। मां, मैं काली नहीं हूं मां। मां, मैं काली नहीं हूं मां। मुझे लगता है कि आधी आबादी की दर्द को बयां करने के लिए इससे सशक्त कविता शायद नहीं हो सकती है। कविता तो नहीं, लेकिन इस संग्रह की सबसे छोटी रचना कि बहुत छोटी है, बाती, लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें जीवन का पूरा दर्शन समाया हुआ है। हालांकि एक ही कविता पढ़ने की बात थी, लेकिन मैं यह धृष्टता कर रहा हूं। दीपक ने बाती से पूछा, जलने का भी अंत है कोई? जलने का भी अंत है कोई? यह सुन किस्मत पर बाती रात भर खूब हुई। बस कविता रचना समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर आप सोचें तो इसके पीछे बहुत बड़ी बातें छिपी हुई हैं, जिन्हें कहने की नहीं, विचारने की जरूरत है। और ऐसी श्रेष्ठ रचनाओं की भरमार है इस पुस्तक में, जिन्हें आप लोग पढ़ेंगे तो स्वयं आनंद लेंगे। और इसमें जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, नीलम जी का एक नया स्वरूप निखर के सामने आया हुआ है और वे एक सशक्त कवित्री के रूप में अपने को स्थापित करती नजर आती है। मुझे विश्वास है कि मां सरस्वती
उनकी लेखनी पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करेंगी और उनकी लेखनी से इसी तरीके से श्रेष्ठ रचनाओं का सृजन होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। जिस कविता का भी आपने जिक्र किया, बाती, ये मैंने क्लास 7th में लिखी थी और मैं डायरी पलट रही थी तो उसमें मुझे अचानक, मैंने उसमें एक दिए की फोटो भी बनाई है और उसके नीचे ये 4 लाइनें लिखी है, तो मुझे लगा ये प्रकाशित करनी चाहिए। अभी तक उस पर मेरी नजर नहीं गई थी, तो बस मैंने इस किताब में एक पुरानी कविता बहुत सशक्त है। और इस तरीके से छोटी कविताओं को लिखने की एक्सपर्टाइज आदरणीय नरेश सक्सेना जी को है। उनकी कविताएं पढ़िए, इतनी छोटी हैं। जैसे एक कविता है दीमक, वो कहते हैं दीमके पढ़ना नहीं जानती मगर किताबें चाट जाती। इसी तरीके से उनकी कविता है पुल, बहुत छोटी। तो ये बिल्कुल उसी श्रेणी की कविता को मुझको लगी, इसीलिए मैंने इसको पढ़ा। बुलेट, हाँ बिल्कुल बुलेट की तरह। छोटी और घाव करे गंभीर, देखने में छोटी लगे घाव करे गंभीर, वही हाल है छोटी कविताएं और सशक्त अर्थ के साथ। लेकिन आपने क्लास 7 में इसको लिखा, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको फोटो भेजूंगी उसकी। जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आपने बहुत अच्छा इसका किताब का विस्तृत आकलन किया, वर्णन किया और बिल्कुल सही कहा आपने, जो भी कहा अक्षरशः सही है और इन पर बहुत सटीक बैठता है नीलम जी पर। अब सब लोगों ने कविता सुना दी और मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी ये कविता इस किताब की कोई सुना ही दूँ और नीलम की आज्ञा हो तो। अरे क्यों नहीं। नीलम जी अक्सर जैसा सबने कहा कि सूफियाना लिखती हैं और ज़्यादातर उसी टोन पर है, चाहे वो बचपन का हो, यंग एज का हो, यंग एज अभी भी है तो लेकिन ये वाली थोड़ा सा रोमांटिक कविताएं वो नहीं लिखती, मैंने बहुत कम पढ़ी हैं कि वो ऐसा लिखती हैं। ये मुझे थोड़ा सा लगी तो मैंने कहा ये गलत फहमी है। अच्छा, ये तुम्हारी गलत फहमी है। आप वो कविता सुनिए जिसकी शंकर टकर जी ने धुन बनाई थी, सुन साजन मेरे सुन। हाँ, तो वो गीत जब रिलीज हुआ था तो जैसे कोई बच्चा खुश होता, प्रफुल्लित होता है, वैसे ही नीलम जी प्रफुल्लित थी कई दिनों तक, उसी की मस्ती में खोई थी। वो वैसे भी प्रफुल्लित रहती है, उनसे आप मिलिए हमेशा खुश और हंसती हुई मिलेंगी आपको। तो मैं नीलम, मैं तुम्हारी वो वाली कविता पढ़ रही हूँ, तुम्हारा साथ। मेरे ही जहन में है वो सीली सीली सहर, जो मेरे सुर्ख लबों पर मुस्कुराहट बनकर ठहर जाती है और दिन भर मुझे गीला रखती है जुस्तजू से। मेरे ही जहन में है वो भीनी भीनी बारिश, जो मेरी रूह को तर कर देती है खुशी से और मैं किसी मोरनी की तरह थिरकती रहती हूँ। मेरे ही जहन में है वो केसरिया शामें, जो मेरे जिगर को महका महका जाती हैं और उसी खुशबू में डूबी हुई मैं इतराती रहती हूँ। सुनो, मुझे सुकून मिलता है खुद से, बस इसमें तुम्हारा जरा सा साथ मिल जाता है तो मैं इठलाने लगती हूँ किसी बादल से तुम्हारा साथ। बहुत अच्छी कविता नीलम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे आपकी पहली सभी किताबें हैं, वैसे अभी ये भी आपकी नाम कमा रही है, पहले से ही ये बहुत प्रचलित हो चुकी है और बहुत चर्चित भी है। ये अमेज़न पर भी इसने अपना स्थान लगाए, बेस्ट सेलर पे है अभी भी ये किताब। तो आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। और हम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और एक बार फिर से आपको आमंत्रित करते हैं नीलम जी, कुछ अगर आप शेयर करना चाहें, कुछ हम सबके लिए 2 शब्द कहना चाहें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी संजीव जी का, जितेंद्र जी का, टिकम जी का, जिन्होंने यानी अपने इतने व्यस्त समय में इस किताब के विमोचन के लिए अपना वक्त निकाला
रेणुका, जो कि अभी दौड़ते भागती इसका संचालन कर रही है। परंतु मैं अंत करना चाहूंगी एक और कविता के साथ, जो कि मेरी माँ को समर्पित है, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनना। क्योंकि हमारा जो जमाना था उसमें महिलाओं को इतनी आसानी से पढ़ना या स्ट्रॉन्ग होना नहीं बताया जाता था। उनको कहा जाता था तुम तितली सी रहो, सुंदर दिखो, सुंदर कोमल हो, नाजुक हो। पर मुझे उन्होंने जो स्ट्रेंथ दी उस जमाने में, उस पर ये कविता है। इसका शीर्षक है परिवर्तन। चित्रकार को जब किसी खूबसूरत चित्र को बनाने की ख्वाहिश जगती है, वो इनके रंग तराशता है। फोटोग्राफर भी खुशी में इनकी ही तस्वीरें खींचता है, और कभी भी इनकी प्रशंसा में न जाने कितनी कविताएं लिखता है। तितलियां होती ही हैं रंग बिरंगी, सुंदर और लुभावनी। तितलियां होती ही हैं रंग बिरंगी, सुंदर और लुभावनी। पर सुनो, तुम अपना रंग रूप भले ही तितलियों सा रहने देना, ख्वाब भी तितली से देखना, उड़ना भी तितलियों की ही तरह, पर अपना वजूद कभी इन जैसा मत रखना। अपना वजूद कभी इन जैसा मत रखना। तितलियां खुद को बचाने की लाख कोशिश कर ले, इस सहज ही घायल कर दी जाती है। तितलियां खुद को बचाने की लाख कोशिश कर ले, ये सहज ही घायल कर दी जाती है। समय का यही तकाजा है कि तुम किसी पर कभी पहले वार मत करना। पर अगर कोई तुमको घायल करने की कोशिश करे, तो तितली की जगह तुम बन जाना चील। तो तितली की जगह तुम बन जाना चील। तो मैं सबको एक यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप में स्ट्रेंथ जरूर रखिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या कोई भी हो, और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जो भी मन के ख्वाब है उन्हें पूरे करते रहिए। तो जितेंद्र जी की किताब का इंतजार है और जो है संजीव जी को तो मैं क्या कहूँ, वो तो अपने आप में एक अपनी नाम है। और रेनू भी बहुत अच्छी कविताएं लिखती है, तो रेनू भी बहुत आगे बढ़े, यही सब आशा है। टिकम जी शायद कुछ कारणवश उनका वो नेट का प्रॉब्लम है तो गड़बड़ा गया होगा। और आज सुनील देवधर जी भी ज्वाइन करने वाले थे, परंतु उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो जो है आप सभी को मेरा बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नीलम आपका, जो आपने ये अवसर दिया कि मैं ये होस्ट कर पाऊँ। और हमेशा आप सबकी प्रेरणा है और आपकी शुभकामनाएं साथ हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेंगे, ऐसी आशा है। और हमारे साथ जो आज दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। निशा सक्सेना जी हैं, पुष्पा जी हैं, सीमा जैन जी हैं, और बहुत सारे जिनका मैं नाम अभी नहीं देख पा रही हूँ, उन सबका बहुत बहुत आभार। दीक्षा प्रकाश सिंह जी हैं, जिन्होंने लिखा है कि मुझे भी कुछ कविता बोलनी है। तो दीक्षा जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो नीलम चंदा जी का फेसबुक पेज है जिस पर हम लोग लाइव है, वहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप अपनी कुछ कविताएं भेज दीजिए, हम देखेंगे। अगर वो ठीक लगी तो हम आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। तो इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। एक बार फिर से नीलम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी किताब के लिए, और आप सब का बहुत धन्यवाद, संजीव जी का, जितेंद्र जी का, टिकम जी का, जो भी चले गए हैं। शुभ रात्रि। सभी दर्शकों का मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद।